इतिहास की दूसरी क्लास, भारत का वैभवपूर्ण इतिहास की जानकारी के स्रोतों का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने पहले साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ा था कि साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, उन स्रोतों से हमें किस प्रकार इतिहास के पुनर्निर्माण में साहित्यिक स्रोतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। साहित्यिक स्रोतों के बाद हम अध्ययन कर रहे हैं पुरातात्विक स्रोत का। पुरातात्विक स्रोत इतिहास के विश्वसनीय स्रोत होते हैं। पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों को विवरण को मिलाकर इतिहास लिखा जाता है, वह ज़्यादा विश्वसनीय होता है। साहित्यिक घटनाओं का पुरातात्विक स्रोतों के साथ मिलान करने से इतिहास विश्वसनीय हो जाता है। भौतिक अवशेष प्राप्त होने से इतिहास में विश्वसनीयता आ जाती है। इतिहास में जिन प्राचीन जो पुरावशेष हैं, पुरातत्व हैं, उन पुरातत्वों को पुरातत्व के रूप में जाना जाता है। पुरातत्व सामान्यतः पुराने अवशेष। पुरातत्व क्या होता है? प्रत्यक्षदर्शी और तत्कालीन जो अवशेष होते हैं वही पुरातत्व कहलाते हैं। और इन पुरातत्वों को, इन अवशेषों का खोज करके इनको उपयोगी बनाने का जो कार्य करते हैं वह पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं, पुरातत्वविद कहलाते हैं। इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है पुरातात्विक स्रोतों का। साहित्यिक स्रोतों का भौतिक सत्यापन हो जाए तो इतिहास विश्वसनीय बन जाता है। एक बार और बता देता हूँ। इतिहास में पुरातत्विक स्रोत होते कौन से हैं? सबसे पहली बात यह है। तो सबसे पहले जो पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं उन स्रोतों में हम देखते हैं, सबसे पहले जो पुरानी अवस्था होती है उसे जो उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, इनमें उत्खनन से प्राप्त में मृदभांड है, उपकरण है, औजार है। ये जो प्राचीन समय में जो हमें पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं उनमें ये शामिल है। दूसरे पुरातात्विक स्रोतों में आता है अभिलेख। अभिलेख इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। जब हम इतिहास के इन स्रोतों का अध्ययन करते हैं, उत्खनन से प्राप्त जो पुरावशेष का अध्ययन करते हैं, जो प्राचीन इतिहास जहाँ से हम शुरुआत करते हैं हमारे भारत के इतिहास की, पाषाण युग की, तो पाषाण युग है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल है। वो काल सामान्यतः इन्हीं पुरावशेषों के आधार पर लिखा गया है, क्योंकि पाषाण काल में पढ़ा लिखा मानव था नहीं, साहित्य की कुछ उसने रचना की नहीं। उनके उपकरण, औजार, उनके निवास स्थान पर जो चित्रकलाएं, शैल चित्रकलाएं, उन्हीं के आधार को लेकर हमें इतिहास का, ठीक वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से हमें बहुत सारे उपकरण, औजार, भवन, स्मारक प्राप्त हुए हैं। उन्हीं को आधार लेके पुरातत्ववेत्ताओं ने
उन वस्तुओं की वर्तमान में उपयोगिता के आधार मानकर इतिहास का पुनर्निर्माण किया, इतिहास को लिखा। पुरातत्ववेत्ता, जब हम बात करते हैं मृद भांड की, मृद भांड जब मानव ने अपना स्थायी जीवन आरंभ कर दिया, एक स्थान पर रहने लग गया, मिट्टी के बर्तन बनाने लग गया, तो मिट्टी के बर्तन बनाने से उसकी काल निर्धारण हो गया। कब कब कौन कौन से मिट्टी के बर्तन, किस प्रकार से उसने मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया, किस काल में वह किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया। तो उस समय की मृद भांड संस्कृति रही है, मृद भांड संस्कृति विकसित हो गई कि मानव ने किस समय में कौन सी मृद भांडों का, कौन से मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया। उसी के आधार पर हम इनकी संस्कृति के जो संस्कृति है मृद भांड संस्कृति, उसको काल विभाजन करके देख सकते हैं। तो हमें पता चलता है कि प्राचीन काल के मानव ने जिस प्रकार से अपना विकास किया, उस विकास के क्रम में उसने मिट्टी के बर्तनों को किस प्रकार से उपयोग में लिया, उन उपयोग में लेने वाले बर्तनों के आधार पर 4 मृद भांड संस्कृतियां विकसित हो गई है। कलर के आधार पर उसको डिवाइड किया। पहले थी गेरुए रंग की, गेरुए रंग की मृद भांड संस्कृति। पहली गेरुए रंग की मृद भांड संस्कृति। दूसरी काली और लाल, काली लाल मृद भांड परंपरा। परंपरा का तो संस्कृति का तो एक ही बात। तीसरी है चित्रित सलेटी रंग की, सलेटी रंग की परंपरा या संस्कृति। और चौथी है वह उत्तरी काली चमकीली, उत्तरी काली चमकीली संस्कृति। ये 4 मृद भांड संस्कृतियाँ प्राचीन भारत में विद्यमान रही, जिससे हमें उस समय के मानव के क्रियाकलापों की जानकारी, तत्कालीन मानव के क्रियाकलापों की कलर के आधार पर देखना। पहले गेरुआ कलर, फिर काला और लाल, लाल पीला नहीं होना, लाल और काला, यानी काली लाल संस्कृति। फिर चित्रित सलेटी रंग की और उत्तरी काली, ये अपने आप एक समय की प्रतिनिधित्व करती संस्कृतियाँ हैं। तो ये है उत्खनन से प्राप्त जो पूरा अवशेष है, उसमें मृद भांड जो है, जो मृद भांड संस्कृतियाँ हैं, वो 4 मृद भांड संस्कृतियाँ, इसका ध्यान रखना है। फिर आते हैं अभिलेख पर। अभिलेख किसे कहते हैं, पता है? अभिलेख किसे कहते हैं? अभिलेख किसी कठोर पत्थर, मिट्टी के कोई बर्तन, चट्टान, धातु पर उत्कीर्ण जो लेख होते हैं वे अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेख इतिहास के विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। उसका एक कारण, महत्वपूर्ण कारण ये है कि इतिहास में अभिलेख समसामयिक होते हैं, तत्कालिक होते हैं, और स्थान अभाव के कारण उसमें महत्वपूर्ण घटनाएं का ही वर्णन होता है। विशिष्ट घटनाएं, विशिष्ट व्यक्तियों के नाम ही उसमें शामिल होते हैं। तो अभिलेख महत्वपूर्ण होते हैं। इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिलेखों की अगर हम बात करते हैं तो अभिलेख कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे किसी चट्टान को साफ करके उस पर लिखा गया लेख, शिलालेख, ठीक है ना, शिलालेख।
किसी पिलर पर, स्तंभ पर लिखा गया लेख तो स्तंभ लेख। किसी धातु या पत्र, जो धातु पत्र होता है, ताम्रपत्र लेख, ताम्रपत्र लेख। बहुत सारे शासकों ने प्राचीन काल में बहुत सारी गुफाओं का निर्माण कराया, गुहाओं का। तो जो गुहाओं में बहुत सारे लेख हैं उत्कीर्ण निर्माण कराने वालों का, तो गुहा लेख। अगर किसी मूर्ति पर लिखा गया है तो मूर्ति लेख। अगर किसी सिक्के पर तो मुद्रा लेख। तो इस प्रकार से इनको कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो अभिलेखों की बात करते हैं तो इतिहास में बहुत सारा इतिहास तो अभिलेखों पर आधारित है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के पूरे शासन काल की जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से। गुप्त काल के बहुत सारे जो इतिहास की जानकारी मिलती है वो गुप्त काल के इतिहास के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान अभिलेखों का। तो अभिलेख महत्वपूर्ण, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की अगर बात करें, अभिलेखों का सरताज माना जाता है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी मिलती है, उसके साम्राज्य की वंश परंपरा, बहुत सारे विश्व का, भारत का बड़ा लेख है। तो अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक ने भारत में अभिलेखों की शुरुआत की। अब अशोक ईरानी शासक से प्रेरणा प्राप्त करके अशोक ने अभिलेखों का लेखन कार्य प्रारंभ किया और एक के बाद अशोक मौर्य काल की बहुत सारी विशिष्ट जानकारी इन अभिलेखों से, जो भारत में, संपूर्ण भारत में बहुत क्षेत्र में शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख प्राप्त हुए हैं। इससे हमें उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। शिलालेख की अगर हम बात करें तो शिलालेखों में बहुत सारा, सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख अगर हम देखें तो हमें जूनागढ़ का, गुजरात में स्थित जूनागढ़, रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख, जूनागढ़ लेख, ठीक है ना, जो सुदर्शन झील के किनारे रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त तक की जानकारी, सुदर्शन झील का पूरा संपूर्ण इतिहास, शासकों द्वारा जनता के हित में किए गए कार्यों की बहुत विशिष्ट जानकारी देता है शिलालेख, ठीक है ना। एक के बाद एक अगर हम स्तंभ लेख की बात करते हैं तो बहुत सारे स्तंभ लेख, अशोक के स्तंभ लेख सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ लेखों की श्रेणी में आते हैं, कला की दृष्टि से भी, और उसमें जो जानकारी है वो भी महत्वपूर्ण है। तो स्तंभ लेख में अगर हम देखें तो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, ठीक है ना, प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है ना, भीतरी गांव का स्तंभ लेख महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो एक के बाद एक स्तंभ लेख से भी हमें जानकारी मिलती है। ताम्रपत्र लेख, ताम्रपत्र लेख भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। विभिन्न शासक अपनी प्रजा को, अपने अधीनस्थ लोगों को जो कुछ भी भूमि दान या किसी विशिष्ट कार्य करने पर उन्हें कुछ ना कुछ पारितोषिक देते थे और उन्हें उन ताम्रपत्रों पर लिखवाते थे और वो संबंधित व्यक्ति को दिया जाता था। वो एक प्रकार का अधिकार पत्र था। उन अधिकार पत्रों को ताम्रपत्र के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल में से मिला प्रभावती गुप्त का, प्रभावती गुप्त का ताम्रपत्र लेख बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हमें उस समय की जो स्त्रियों का भूमि का स्वामी होना बताया गया और शासिका होना बताया गया। हम जब भी अध्ययन करते तो बताया जाता है कि भारत की प्रथम महिला शासिका सुल्तान कौन थी, रजिया सुल्तान नहीं, उससे पहले प्रभावती गुप्त जो वाकाटक की रुद्रसेन की मृत्यु के बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी शासिका बनी, और उस शासिक उसने अपने ताम्रपत्र में लिखा है कि मैं प्रभावती गुप्त जो भूमि की स्वामी, मैं अमुक गांव अमुक व्यक्ति को
दान दे रही और उसमें जो भी उनको जो सेना वगैरह वहाँ से गुजरती थी या उन्हें जो कर देना होता था उससे मुक्त रहेगा, इसका विवरण उन्होंने दिया है इस पत्र में। तो ताम्रपत्र लेख से भी हमें जानकारी मिलती है। और गुप्त काल के महत्वपूर्ण ताम्रपत्र लेख, गुहा लेख, बहुत सारे गुहा लेख हैं जिनसे बहुत सारे शासक, जो विद्वान लोग जो वनों में गहन अध्ययन करते थे, धर्म से संबंधित लोग, जो धार्मिक लोग होते थे, तो विभिन्न शासकों ने विभिन्न समय में, अलग अलग समय में अलग अलग शासकों ने उन विद्वानों को वनों में रहने के लिए बहुत सारे चट्टानों को काट कर गुहाओं का निर्माण करवाया। और उन गुहाओं के निर्माण में वहाँ की चित्रकला, वहाँ के लेख बहुत महत्वपूर्ण हैं। अशोक के लेख, गुहा लेख, बारबर की पहाड़ी पर, अशोक की बारबर वाली पहाड़ी पर, ठीक है ना, पहाड़ी वाले लेख, ठीक है ना, नानाघाट, ठीक है ना, नानाघाट, ठीक है, नासिक, तो ये गुहा लेख महत्वपूर्ण है। मूर्ति लेख, प्राचीन काल में बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई है खुदाई से, सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को तो अभी तक अध्ययन नहीं कर पाए, जिस दिन अध्ययन हो जाएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो ज्ञान है, जानकारी है, वो और विस्तृत हो जाएगी। तो जो मूर्तियां, मूर्तियों पर भी बहुत सारे अधोभाग में, अग्रभाग में कुछ लेख लिखे होते हैं जिससे उस समय की जानकारी मिलती है, मूर्ति लेख कहलाते हैं। मुद्रा लेख, बहुत सारे जो मुद्राएं हैं, सिक्के हैं, उन सिक्कों पर भी लेख लिखे होते हैं। जैसे आज हमारे भारत की मुद्रा रुपये पर भी लेख लिखा हो गया है, एक चिन्ह है, मार्क है, राज चिन्ह, अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित सत्यमेव जयते जो लिखा गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया, आपको पता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि उन मुद्राओं पर भी जो लेख अंकित हैं, उनसे भी हमें तत्कालीन शासकों की रुचियों की, धर्म की, संस्कृति की, कला की जानकारी मिलती है। तो ये हो गए सामान्यतः। दूसरा, उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों से हमें जानकारी मिलती है, उपकरण से, औजार से। तो मर्दबान संस्कृति महत्वपूर्ण रही है। दूसरा है अभिलेख। तीसरी अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने आते हैं सिक्के। सिक्के भी इतिहास के पुनर्निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सिक्के, कॉइन, सिक्कों से हमें तत्कालीन शासकों की रुचियों का, आर्थिक स्थिति का, धार्मिक चिन्ह का, कला का और उनके साम्राज्य विस्तार की महत्वपूर्ण जानकारी हमें सिक्कों से मिल जाती है। सिक्के इतिहास के पुनर्निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मात्र सिक्के को आधार बनाकर एक शासन का इतिहास लिखा जा सकता है। प्रारंभिक जो सिक्के हैं उन्हें वो कम तकनीक पर इतने अच्छे नहीं हैं, इतनी अच्छी कलाकृतियां नहीं हैं उनमें। प्रारंभिक जो सिक्के हैं वो सिक्के सामान्यतः आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के के नाम से जाने जाते हैं। पंचमार्क या आहत सिक्के, आहत सिक्के। उन सिक्कों पर सामान्यतः पंच कुछ लिखित नहीं है, उन पर मात्र चिन्ह है और चिन्ह के आधार पर ही उन सिक्कों का सिक्के जारी किए गए।
आहत सिक्के, पंच आहत का मतलब मारना, पंच तो जो उसको गर्म, सिक्कों को गर्म करके उन पर थोड़ा चिन्ह उन पर मारा जाता था, तो वह चिन्ह मार्क उस पर आ जाता था, तो वह एक सिक्के प्राय मौर्य काल में सामान्यतया, उससे पूर्व में यही सिक्के प्रचलित थे। फिर सिक्कों का भी इतिहास रहा है, समय समय पर उनकी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, उनकी तकनीक, कला, धातु बदलते चले गए। प्रारंभिक जो सिक्के हैं ताम्र और चांदी के ही सिक्के प्राप्त हुए हैं, तांबे और चांदी के। बाद में स्वर्ण मुद्राएं ज़्यादा प्रचलित हुई। तो बाद में जब हिंद यूनानी शासक आए, तो उन्होंने हिंद यूनानी शासकों ने महत्वपूर्ण कार्य किया सिक्कों के क्षेत्र में, ठीक है ना। हिंद यूनानी शासकों ने भारत में अच्छी क्वालिटी के सिक्के जारी किए, अच्छी तकनीक के सिक्के जारी किए। और हिंद यूनानी पहले शासक थे जिन्होंने लेख युक्त सिक्के जारी किए। लेख युक्त, कुछ लिखा हुआ था उनके ऊपर, लेख युक्त सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासक ही थे जिन्होंने एक के बाद एक सिक्कों पर नाम लिखना अंकित किया, तिथि लिखना अंकित किया, लेख युक्त सिक्के जारी किए। महत्वपूर्ण टाइम पीरियड रहा है 200 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व का। यहाँ का जो हिंद यूनानी इतिहास है वो मात्र सिक्कों पर आधारित है। 200 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व का जो इतिहास, हिंद यूनानी इतिहास लिखा गया है, वह सिक्कों पर आधारित इतिहास है, सिक्कों से ही लिखा गया है। बाद में उनको साहित्यिक स्रोतों के साथ मिलान किया गया तो पता चला कि हाँ, तो कहने का मतलब एक महत्वपूर्ण सिक्के इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण। तो हिंद यूनानी क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्के किन्होंने जारी किए, किसने जारी किए? तो हिंद यूनानी शासकों। भारत में स्वर्ण मुद्राएं, जो सोने के सिक्के हैं, सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण शासकों ने भारत में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सर्वाधिक जो सोने की सिक्के हैं वह गुप्त शासक में, ठीक है ना। सर्वाधिक जो स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाले वंश है या काल है, सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के जो जारी करने वाले शासक हैं वह गुप्त काल है। इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में, और सिक्कों से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। सिक्के इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। गुप्त काल में अगर हम देखें तो कुमार गुप्त के कार्तिकेय सिक्के, समुद्रगुप्त के वीणा वादन के सिक्के, जिससे उन्हें संगीत के प्रति रुचि को दर्शाते हैं। समुद्रगुप्त के स्वर्ण मुद्रा जिस पर अश्वयूप के चिन्ह मिले हैं और अश्वमेध पराक्रम लिखा अंकित है उस पर, इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक इसी प्रकार जोगलथंबी से सिक्के मिले हैं। जोगलथंबी के सिक्के बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन सिक्कों से हमें शक और सातवान संघर्ष की जानकारी मिलती है, महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान रखना कि जोगलथंबी के जो सिक्के हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन सिक्कों से शक और सातवान शासकों के संघर्ष की जानकारी मिलती है। कैसे कि जो सातवान गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सिक्के जारी किए, उस पर शक शासक नहपान का चित्र अंकित है और उस पर गौतमीपुत्र ने अपना नाम अंकित करके उसे जारी किए। तो इससे पता क्या चलता है? इससे पता ये चलता है कि गौतमीपुत्र ने शक शासक को पराजित करके या उसको उस पर विजय को प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार सिक्के महत्वपूर्ण होते हैं इतिहास के पुनर्निर्माण में। सिक्के बहुत महत्व है, सिक्कों का बहुत इम्पोर्टेंस है इतिहास के निर्माण में। सिक्के हमें बहुत नवीन तथ्यों की जानकारी देते हैं, जानकारी के स्रोत हैं सिक्के, आर्थिक स्थिति की। सिक्के तिथि युक्त सिक्के मिले हैं। तिथि युक्त सिक्कों से हमें काल निर्धारण करने में आसानी होती है।
सिक्का किस धातु का बना है, अगर तांबे का है, चांदी का है, सोने का है, आर्थिक समृद्धि को अंकित करता है। कितनी मात्रा में सिक्के मिले हैं, व्यापारिक समृद्धि को दर्शाता है कि व्यापार में मुद्रा का कितना प्रचलन था। किन किन क्षेत्रों से सिक्के मिले हैं, जहां जहां क्षेत्रों से सिक्के मिले हैं वो क्षेत्र उसके साम्राज्य का क्षेत्र था। तो सिक्के महत्वपूर्ण है। शासकों की रुचियों का पता चलता है। जैसे अभी अपन ने जो समुद्रगुप्त के सिक्के की बात की, वीणा वादन करते हुए, उससे पता चलता है कि उसका संगीत के प्रति रुचि थी। धर्म चिन्ह मिलते हैं, धर्म चिन्ह से उसकी धर्म के प्रति आस्था का पता चलता है। इस प्रकार सिक्के इतिहास के पुनर्निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सिक्कों के बाद आता है सामान्यतः भवन, स्मारक। भवन, स्मारक जो पुरातात्विक स्रोत है। भवन स्मारक से हमें उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन किया गया तो हमें वहाँ से विशाल संस्कृति के अवशेष मिले, और उन विशाल संस्कृति में किस प्रकार के भवन थे, उन भवनों का क्या आकार था, किस प्रकार की सड़कें थी, किस प्रकार की नालियाँ थी, जल संरक्षण किस प्रकार से होता था, अनाज को कहाँ रखा जाता था, अनाज का भंडारण, अन्नागार, विशाल जलाशय, विशाल स्टेडियम, विशाल गोदीबाड़ा, शिप जहाँ पर जहाज आते थे जाते थे। तो इनकी जो जानकारी है वो सामान्यतः हमें इन्हीं से प्राप्त होती है। प्राचीन काल में बहुत सारे स्तूप है, ठीक है ना, स्मारकों में स्तूप आते हैं। सांची का स्तूप सुना होगा, स्तूप, चैत्य, विहार, मंदिर, ठीक है ना, राजप्रसाद, ठीक है ना, जो राजाओं का स्थान था, राजप्रसाद, ठीक है ना। तो ये प्राचीन काल में इनसे गुप्त काल के बहुत सारे भव्य मंदिर संस्कृति की, अपनी कला, इतिहास, धर्म की, संस्कृति की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताते हैं। ठीक इसी प्रकार भारतीय संस्कृति का विकास विदेशों तक था। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित विश्व का विशालतम मंदिर भारतीय कला और संस्कृति पर आधारित है। बोरोबुदूर का मंदिर भारतीय कला और संस्कृति। तो इन भवन और स्मारक से हमें तत्कालीन समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। इतिहास के जो प्राचीन स्रोत हैं उनमें सबसे लास्ट में हम देखते हैं, वो हमारे पास आते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे प्रमुख जो पीछे रह गए वो है मूर्तियाँ। क्या 5 नंबर पे मूर्तियाँ। शैल कला, शैल चित्रकला, शैल कला महत्वपूर्ण। प्राचीन काल में बहुत सारे ऐसी मूर्तियाँ, मंदिर के अवशेष प्राप्त होते हैं। उन मूर्तियों से हमें तत्कालीन कला, साहित्य, धर्म, संस्कृति की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम अगर हम देखें तो हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें बहुत सारी मूर्तियाँ मिली है। मूर्तियों से हमें उस समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, विश्वास, आस्था की जानकारी मिलती है। पशुपति शिव की मूर्तियाँ हमें उस समय के वर्तमान शिव की याद दिलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की मूर्तियाँ से हमें इतिहास के पुनर्निर्माण में गुप्त काल के बहुत सारे जो मंदिर हैं, एशियाई मूर्तियाँ हैं, महात्मा बुद्ध की प्रारंभिक टाइम से मथुरा और गांधार शैली में बनी मूर्तियाँ हैं, तत्कालीन समाज परिदृश्य को प्रदर्शित करती है।
महावीर की मूर्तियाँ महत्वपूर्ण हैं प्राचीन काल में। महात्मा बुद्ध की मथुरा में, गांधार में, ठीक है ना, कुषाण शासकों की मूर्तियाँ महत्वपूर्ण हैं जो हमें उस समय की शैल कला। प्राचीन काल का मानव जब तक वह एक स्थान पर नहीं टिक कर रहने लगा, अंत में जाकर जब वह उस गुफाओं में जिन शैल प्राकृतिक आवासों में वह रहता था, उन प्राकृतिक आवासों में उसने अपने मन में मनोभावों को उन चित्रों के माध्यम से, शैल कला चित्रों के माध्यम से अंकित किया। बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में अगर हम देखें तो शेखावाटी वाले क्षेत्र में महत्वपूर्ण शैल कलाएँ मिली हैं। मध्य प्रदेश में पंचमंडी, अजंता की गुफाएं, ठीक है ना, उन शैल कलाओं से हमें तत्कालीन समाज के प्रारंभिक जो सामाजिक जीवन था उसकी, मनुष्य की प्रतिदिन की घटनाओं की जानकारी मिलती है। प्रारंभिक जो शैल कलाएं के जो चित्र हैं उन चित्रों में प्राकृतिक चित्र ज़्यादा है, शिकार से संबंधित चित्र ज़्यादा है और रेखीय चित्र हैं। सामान्यतः इस प्रकार के चित्र बनते हैं कि एक व्यक्ति ये दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है कि एक व्यक्ति है, इस प्रकार रेखाओं पर आधारित चित्र है। ये शिकार करते हुए दिखा दिया गया, इसको हाथ ऐसे, इसमें हाथ में ऐसे पकड़ा दिया तो पता चल रहा है कि ये उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र से वह उसको शिकार करते हुए, भागते दौड़ते, खेलते कूदते, अपने भावों को किस प्रकार से उसने प्रदर्शित किया वह महत्वपूर्ण है। तो पंचमंडी, मध्य प्रदेश की पंचमंडी भीमबेटका महत्वपूर्ण गुहा यानी शैल कला के केंद्र रहे हैं। लास्ट जो पुरातात्विक स्रोतों की अगर हम बात करते हैं उसमें है मुहरें। मुहर 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 क्या होती है? मुहर शील, स्टाम्प। आज भी हम देखते हैं, आज से प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी मुहरें मिली है। शैलखड़ी नामक पत्थर से निर्मित होती थी। इन मुहरों का प्रयोग सामान्यतः व्यापार, सुरक्षा की दृष्टि से, व्यापार, एक सामान यहाँ से वहाँ तक भेजा जाता है और उसमें हम चोरी नहीं हुई है इसलिए उसको बांध के उसके ऊपर अगर मुहर लगा दें, अगर मुहर हटी नहीं है इसका मतलब है कुछ चीज़ जो है उसमें सुरक्षित है। आजकल हम देखते हैं कि जो भी पेपर वगैरह, हमारे जो बोर्ड के पेपर वगैरह आते हैं, उन पेपर वगैरह में क्या होता है, एक सील लगी होती है बोर्ड की। उन सील में अगर उसमें से हटी नहीं है तो पेपर सुरक्षित है। हम आजकल ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, बहुत सारी सामग्री खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, कुछ भी पिज़्ज़ा बर्गर भी मंगा लेते हैं, कई बर्गर, तो वो पैकिंग होती है। अगर पैकिंग के ऊपर उसकी सील लगी होती है, अगर सील सही है तो आप मानिए कि वह सुरक्षित है। तो प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मुहरें मिली हैं। बहुत कुबरदार बैल की बहुत महत्वपूर्ण पशुपति मुहर, बहुत विश्व प्रसिद्ध मुहर है जो प्राचीन काल में प्राप्त हुई। तो मुहरें, तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इतिहास के जो पुरातात्विक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले आता है उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, जिसमें मृदभांड है, उपकरण है, औजार हैं। और मृदभांड से हमें उस समय की 4 संस्कृतियों की जानकारी मिलती है। 4 संस्कृतियाँ, 4 मृदभांड संस्कृतियाँ, गहरे रंग की, काली और लाल रंग की, ठीक है ना। तो इन संस्कृतियों को भी हम नोट कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आ जाए कि प्राचीन काल में प्राचीन भारत की प्रचलित किन्हीं 4 मृदभांड संस्कृतियों का उल्लेख कीजिए, तो 4 गैरवे, काली लाल, चित्री सलेटी और उत्तरी काली चमकीली मृदभांड संस्कृति। फिर आता है अभिलेख। अभिलेख इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अभिलेखों में किन किन प्रकार से अभिलेख होते हैं? अभिलेख महत्वपूर्ण होते हैं, इतिहास में समसामयिक होते हैं। उसी समय जो कार्य किया गया उसी समय उसका अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख वहीं लगा दिया जाता है। कहीं भी आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे उद्घाटन होते हैं, ब्रिज का उद्घाटन किया हो, किसी बड़े भवन का उद्घाटन किया हो, तो वहाँ के जो उस समय के तत्कालीन शासक होते हैं उनका नाम बड़े बड़े अक्षरों में, और उसके बाद
किस उपलक्ष्य में, तो वो सामान्यतः वो ज़्यादा सटीक होता है और सही होता है, क्योंकि वो तत्कालिक होता है, जब किया गया उसी समय लगाया गया है ना, इसीलिए महत्वपूर्ण होता है। तो अभिलेख, फिर सिक्के भी महत्वपूर्ण होते हैं। प्रारंभिक सिक्के पंचमार्क सिक्के थे। हिंदू यूनानी सिक्कों, भारतीय इतिहास में हिंदू यूनानी जो शासक है उनका महत्वपूर्ण योगदान है, उन्होंने लेखयुक्त सिक्के जारी किए। सोने के सिक्के पहली बार कुषाण शासकों ने। फिर सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में चलाए गए। भवन और स्मारक, बहुत सारे बड़े बड़े भवन, स्मारक, मंदिर बने हैं, जिसमें स्तूप है, ठीक है ना। सांची का स्तूप महत्वपूर्ण है, भरूच है, ठीक है, चैत्य, विहार, मंदिर, राजप्रसाद महत्वपूर्ण है, जिनसे हमें उस समय की राजनीतिक सांस्कृतिक जानकारी उपलब्ध होती है। मूर्तियाँ भी महत्वपूर्ण है। गुप्तकालीन मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ, महावीर की मूर्तियाँ महत्वपूर्ण मूर्तियाँ। मुहरें सामान्यतः सील होती है। क्या होती है? सील होती है, जिस भी हम पैकिंग सामग्री करते हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है। गोल मुहरें भी मिली है, राउंड वाली, कोई सामान के लगा दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक स्रोत हैं। कल नेक्स्ट हम आगे करेंगे राजनीतिक इतिहास की शुरुआत।